चलो तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए। XY लिमिटेड मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स ऑन नॉन इंटीग्रेटेड बेसिस। तो ये क्वेश्चन नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स का है। Both the financial accountant and cost accountant have completed their accounts for the year ending 31st of March 2022. ठीक है। During the year, the production overheads have been absorbed in the cost accounts as a percentage of direct wages at the rate of 250%. So out of the 6 methods for factory overheads, they follow which particular method? Percentage of labor cost method, and their absorption rate is 250% of labor cost. You are required to prepare a detailed statement showing how the profit as shown in the cost accounts was arrived at. तुमको क्या दिखाने का है कि कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट आया वो कैसे आया। ठीक है, तो आप लोग कॉस्ट शीट बनाकर दिखा देना, वहां पे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कैसे आया। अभी दिस लाइन इज सुपर इंपॉर्टेंट। एनी डिफरेंस not explainable from the above data should be treated as being due to difference in administrative expenses being charged in the two set of books. तुम लोग ये वाली लाइन जरा फिर से पढ़ो एक बार अपने मन में। वो लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कॉस्ट शीट बनाकर हमको बताओ कि प्रॉफिट कैसे आया। ठीक है, और आगे जाके तुमको एक चीज एडवांस के अंदर बोल देता हूं। उन लोगों ने ना तुमको कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग केम टू 1,05,000। उन लोगों ने वो वाला चीज अपने को नीचे दिया। वो लोग क्या बोलते हैं, जब कॉस्ट शीट बनाओगे, अगर कॉस्ट शीट तुम्हारा टैली नहीं होता, मतलब वो वाला जो डिफरेंस होएगा किस चीज की वजह से होगा, एडमिन। तो एक काम जरा कर लेना, मेरे को तो कॉस्ट शीट टैली करने का होएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिन को बैलेंसिंग फिगर वो ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना कॉस्ट शीट टैली हो जाएगा। तुमको समझा जो मैं बोला, क्योंकि इधर कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है तो समथिंग एल्स हैज टू बी दैट मिसिंग फिगर, ताकि और कॉस्ट शीट विल टैली। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अगर कॉस्ट शीट टैली नहीं करना, सॉरी, अगर तुम्हारा कॉस्ट शीट जो है टैली वो नहीं हो रहा, जो भी तेरा डिफरेंस है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल। मतलब अगर तूने एडमिन को बैलेंसिंग फिगर ही उठा लिया तो वो डिफरेंस खुद ब खुद कॉस्ट शीट के अंदर आ ही जाएगा ना। ठीक है, बाकी चीजें मैं थोड़ी देर के बाद बोलता हूं। ठीक है, आगे। द फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो ये वाला डेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स का है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2022। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है तो ये एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा। WIP ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है विच गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। बेटा ये तो एक इंटरनल बैलेंसिंग फिगर है, ये तो खुद ब खुद कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि वो नीचे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऊपर से ये वाला फिगर आया, लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट खुद ब खुद कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि वो नीचे पीएनएल अकाउंट के अंदर भी आ जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस। एडमिन जो है बेटा वो जनरल है। ठीक है, आगे। इस क्वेश्चन के अंदर लॉस आया है 51,080। लॉस आया, अपने को कोई टेंशन नहीं, हम लोग बस प्रॉफिट को अगर नॉर्मल फिगर लिखते थे, लॉस को हम लोग नेगेटिव फिगर डाल देंगे और कुछ नहीं। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मेक योर रिको। ठीक है, आगे। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स। ठीक है, एक मिनट। विच रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग स्टॉक वैल्यूएशन, बोलो। कॉस्ट। तो ये सारा का सारा 6 फिगर्स ना तुमको कॉस्टिंग के हिसाब से देके रखा हुआ है। तो अभी कोई भी स्टॉक का बात आएगा ना, फाइनेंशियल अकाउंट से अपना स्टॉक मत उठाना, क्योंकि उन लोगों ने कॉस्टिंग के हिसाब से 6 के 6 स्टॉक अपने को देके रखे हुए हैं। ठीक है, आगे। सेल्स एक्सपेंसेस, अभी जो भी अभी मैं पढ़ रहा हूं ना उसको तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के अंदर जाकर जरा टिक कर लेना। सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हैव नॉट बीन कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये वाली चीजें उन लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर कंसिडर नहीं किया।
मैं खुद से कभी ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं, क्यों कंसिडर नहीं किया, मेरे को क्या करने का है। ओके, जो कंपनी ने किया मैं वही वाला काम करने वाला हूं, ठीक है। दिस चैप्टर इज नॉट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दे विल बी हैविंग देयर ओन रीजंस की कंसिडर नहीं किया बॉस। ओके, तो these figures were not recorded in cost accounts, तो can we say these will be either expenses only in financial और आगे बोलो incomes only in financial. Okay, so therefore these are the only things that could be there. Now I am doing this question for this line. The under, एक मिनट, एक लाइन जो पहले मैंने वो पढ़ा था फिर से वो पढ़ता हूं. The net profit as per cost records came to 1,05,000. वैसे भी उनको कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो देने का ही था, क्योंकि व्हाट हैज टू बी द बैलेंसिंग फिगर इन कॉस्टिंग, एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन ये लाइन की वजह से कर रहा हूं, द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अंडर या ओवर रिकवरी मतलब अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इज एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वो लोग क्या बोलते हैं, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग किधर एडजस्ट कर देगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल। सो आउट ऑफ, अभी कैरी फॉरवर्ड मेथड नहीं फॉलो करना, बाय डिफॉल्ट भी फॉलो कैरी फॉरवर्ड मेथड, लेकिन सम के ने दे के रखा हुआ है ना कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिको स्टेटमेंट। तो अपने को दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का है, एक आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का है और दूसरा आप लोगों को रिको प्रिपेयर करने का है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहा हूं, तुम लोग उसके बाद रिको का काम करने वाले हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बना ही लिया था, नॉर्मल फॉर्मेट बनाया था। मेरे को जरा बोलो इधर पर यूनिट का कॉलम मैंने क्यों नहीं बनाया, एक तो पर यूनिट का कॉलम कैसे बनाएगा, क्वांटिटीज ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तुमको समझा जो मैं बोला। और दूसरा, ऑनेस्टली अगर होता भी तो भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक कॉस्टिंग के हिसाब से ऑलरेडी इधर आ गया बेटा। ओके, तो वैसे भी अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल होने वाला है, जस्ट कीप योर माइंड ओपन, एवरीथिंग यू ऑल नाउ नो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉस्ट शीट के अंदर ना मैं 6 फिगर्स कॉस्टिंग के हिसाब से पहले डाल देता हूं, उसके बाद आगे बात करता हूं, ताकि बार बार आई एम नॉट ट्राइंग टू बी चेंजिंग, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग 51,616, 47,804, 24,146, 24,146, 24,020। क्लोजिंग स्टॉक है ब्रैकेट में डालने का बेटा हमेशा। फिनिश गुड्स 63,230, 63,230, 65,020। अच्छा, यहीं पर एक और चीज बेटा, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग केम टू 1,05,000, तो दिस इज 1,05,000, सॉरी प्रॉफिट ना, प्रॉफिट, ठीक है। चलो सुन देखो, अभी उसके बाद ना मैं नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, नॉर्मल। तो सबसे पहले परचेजेस आ जाएगा बेटा, परचेजेस तो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए सेम ही होएगा, 199, 199, 334। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस भी सेम ही होगा, 80072। प्लीज अभी कैलसी वगैरह मत यूज करो, जब यूज करने का होएगा आई विल टेल यू। अच्छा मेरे को जरा बोलो, कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले कौन सा अमाउंट आता है फॉर ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट भी तो चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट अपने को दिया हुआ था बेटा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ 250%। तो इसका 250% यहां पे लिख के रखना बेटा, 250% ऑफ 80072, 80072 इंटू 2.5, 200,180। किधर अगर छोटा छोटा लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे दैट्स ओके बेटा, बस ये वाला एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस इन केस यू विश टू बी राइटिंग।
ठीक है, सुनो, उसके बाद इस अकाउंट के ना बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला था? एडमिन। तो यहां पे एक सर्कल तो डाल दो। अच्छा, कैन वी से सेल्स तो हम लोग किधर से उठाएगा बेटा? बोलो। फाइनेंशियल अकाउंट 625 600। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी एक बार मैं तुम लोगों को कई चीजें बोल देता हूं ताकि बाद में डाउट ना आए। ऑल्दो माई कॉस्ट शीट इज ऑलमोस्ट फिनिश एक्सेप्ट वन ट्रांजैक्शन। देखो, ये मैंने कॉस्टिंग के हिसाब से लिया, ठीक है। परचेजेस तो सेम फिगर ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग के हिसाब से लिया, डायरेक्ट वेजेस तो सेम ही आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मैंने डाल दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग के हिसाब से लिया। ये तो बैलेंसिंग फिगर है, उसको मारो गोली। ये दोनों जो चीजें हैं ये मैंने कॉस्टिंग के हिसाब से लिया। सेल्स मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इन एनी केस इज अ बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें नहीं आने वाली हैं, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो सब हो गया, लेकिन एक लाइन ना अभी तक मैंने कंसिडर नहीं किया, ये वाला लाइन, द अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते निकालते फैक्ट्री ओवरहेड्स का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट करना। अभी सब लोग पहले मेरे को एक चीज तो जरा बताओ, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले मेरे को बोलो कौन सी दो चीजों की? एक्चुअल अमाउंट और एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। बजटेड अमाउंट नहीं बेटा, एक्चुअल अमाउंट और एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ठीक है। मेरे को बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसका एक्चुअल अमाउंट किधर से मिलेगा? फाइनेंशियल अकाउंट 190680। मेरे को बोलो लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना है बेटा? 2,01,80, करेक्ट नो? तो एक मिनट, पहले दोनों का डिफरेंस जरा निकाल बेटा। 2,01,80 माइनस 190680, 9,500। ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, ऑनेस्टली मैं तुमको बोल सकता हूं कि क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे को जरा बोलो ये वाला फिगर तुमको एडजस्ट किधर करना है? सामने अपने को क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स ना इधर आने वाला था, तो उससे पहले इधर 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 यहां पे आप लोग 9,500 लिख देना। लेकिन मेरे को जरा एक चीज बोलो, ये वाला फिगर 9,500 ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। और मैं ना तुमको कोई फालतू रीजन नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुमको मैथ्स बता रहा हूं बेटा। इधर मैंने 2,00180 लिखा, कैन आई से दिस फिगर हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू 190680, नो? करेक्ट नो? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट करके एक्चुअल अमाउंट गेट्स कन्वर्टेड, सॉरी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल अमाउंट, नो यार, ओके। तो यहां पे 9,500 लेस हो जाएगा, लेकिन वर्ड जरूर वो लिखना पड़ेगा। तो अब तुमको मैं जरूर पूछूंगा, मेरे को बोलो ये अंडर एब्जॉर्प्शन था कि ओवर एब्जॉर्प्शन? ओवर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर अमाउंट ज्यादा था ना, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट वाज हायर, नो? तो यहां पे तुम लोग लिख दो लेस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ब्रैकेट के अंदर दिखा देना 2,01,80 माइनस 190680। चलो सुनो, अभी ये वाला आंसर निकाल लेते हैं। सो 51616 प्लस 199334 लेस 47804। अभी कैल्सी का ही बस अपने को यूज बाकी है बेटा, 203146, प्लीज चेक करते रहना, प्लस 80072 283 218 प्लस 200180 483 398 प्लस 24,146 लेस 24,020 483,524 प्लस 63,230 लेस 65,020 481,734। ये वाला फिगर अपने को आ गया, ठीक है। अभी नीचे से स्टार्ट हो जाओ, 625,600 लेस 1,05,000 520,600
अच्छा एक सेकेंड जरा मेरी तरफ देखो सब लोग. कैन वी से दिस फिगर प्लस दिस फिगर लेस दिस फिगर विल गिव यू दिस. तो मैं रिवर्स जाता हूं. रिवर्स बोले तो दिस फिगर देख लो जरा, प्लस दिस फिगर माइनस दिस फिगर विल गिव यू दिस फिगर. नो ठीक है. तो अभी जरा कैलसी ले एक बार. हाँ 520,600 प्लस 9,500 लेस 481,734. अच्छा ये एडमिन ना, किसी को डाउट अगर वो रह गया था तो सामने यहां पे लिखा हुआ था ये जनरल है. ठीक है, तो अपने को यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी. 48,366 आता है. चलो सुनो, तुम लोगों ने एक चीज बोला था या मैंने एक चीज तुम्हारे ऊपर फोर्स किया था. बात वही है कि रीको तुम लोग कंप्लीट करोगे. सुनो, एक तो ना रीको के अंदर थोड़ा छोटा छोटा लिखना, हाफ साइड के अंदर खत्म हो जाएगा लेकिन छोटा छोटा लिखना. ठीक है, यहां पर क्या क्या आएगा मैं तुमको एडवांस के अंदर बोल रहा हूं. उससे पहले एक काम जरा कर लो. कॉस्टिंग प्रॉफिट 1,05,000 इधर लिख लो. फिर फाइनेंशियल लॉस है बेटा 51,080, तो यहां पे 51,080 ब्रैकेट के अंदर डाल ले. बोले तो माइनस फिगर है और कुछ नहीं. तुम लोग रीको के अंदर क्या क्या डालने वाले हो ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना. देख तेरे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स तो है, ठीक है. आप लोग को 6 स्टॉक के डिफरेंस अलग अलग लिखने हैं. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिस फिगर यू विल कंपेयर विद दिस पर्टिकुलर फिगर, या अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन. इज दैट ऑल ओके? तेरे को ऐसा 6 स्टॉक फिगर्स बराबर साइड पर लिखने का है. 6 स्टॉक फिगर्स तेरे को बराबर डेबिट या क्रेडिट में डालने का है. ठीक है, तो आपका 6 फिगर्स का काम पहले हो जाएगा. ठीक है, सारे के सारे स्टॉक फिगर्स पहले डालना. ठीक है, ऑल योर स्टॉक फिगर्स. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो भी आइटम्स तुम लोगों ने टिक किए थे ना, ये जो भी आइटम्स तुम लोगों ने टिक किए थे, ऑल दीज इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल. और ये जो क्रेडिट साइड पे है दिस विल बी व्हाट, इनकम ओनली इन फाइनेंशियल. इज दिस ऑल ओके? ठीक है, अभी लास्ट 2 चीजें समझ लेना, अपना पोपट मत करवाना. ठीक है, मेरे को जरा बोलो, अभी तुम लोग सोच समझ के जरा बोलना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का डिफरेंस कॉस्ट शीट के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के तौर पे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो वाला डिफरेंस मैंने कॉस्ट शीट के अंदर ही एडजस्ट कर दिया ना. जरा सोचो, मैं इससे पहले क्या बोलता था कि कॉस्टिंग के अंदर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक्चुअल अमाउंट आता है, तो डिफरेंस रीको के अंदर आएगा. लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आया, फिर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इधर एडजस्ट हो गया. मतलब ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली कॉस्टिंग के अंदर भी अभी एक्चुअल अमाउंट ही आ गया ना, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो वैसे भी एक्चुअल अमाउंट ही आता है. सो देयरफॉर डिफरेंस, नाउ देयर इज नो डिफरेंस ओनली. इज दिस ओके? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का डिफरेंस रीको के अंदर लास्ट टाइम जरा बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. अभी लास्ट चीज अपना पोपट मत करवाना, मेरे को बोलो एडमिनिस्ट्रेशन इधर 48,366 है, इधर 53,058 है. क्या एडमिन का डिफरेंस रीको के अंदर आएगा? यस सर आएगा. आएगा. उसके लिए वर्ड्स या अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा या ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा. ठीक है, तो कितनी चीजें आएंगी मैं रिपीट कर रहा हूं. 6 स्टॉक के डिफरेंसेस तुम्हारे किधर ना किधर डेबिट या क्रेडिट साइड पे आएंगे, अलग अलग लिखने का. reconciliation should always show the maximum details, so all 6 stock figures should be recorded separately. Second, all incomes and expenses only in financial accounts. Last particular thing, the third thing, एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन तुम्हारी कॉस्ट शीट के, सॉरी तुम्हारी रिको के अंदर किधर ना किधर आ जाएगा, या अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन. मेरा काम उससे खत्म हो गया है. तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, तुम लोग अपना रिको जो है टैली करना. देयर इज नो रीजन कि तुम्हारा रिको टैली नहीं होना चाहिए. योर रिको शुड गेट टैली. ठीक है, और तुमको अभी बुक की भी कोई जरूरत नहीं है. ओके, इन एनी केस द बुक इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इन केस यू विल रिक्वायर दैट, देन इन दैट केस यू ऑल कैन यूज इट. स्टार्ट द टाइम नाउ. 10 मिनट से पहले खत्म करना प्लीज सब लोग.
मेरे को वर्ड सारे के सारे बराबर चाहिए प्लीज। अगर टैली हो जाता है तो करेक्ट ही होएगा, ठीक है। वन 107792 के ऊपर इट विल टैली। जो मैं लिख रहा हूं जिन लोगों का हो गया प्लीज वेरीफाई वो करते रहना। 4732 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से आता है। ये 422 का डिफरेंस है क्या बेटा? ठीक है। दिस इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर से आता है तो फाइनेंशियल ऑफ प्रॉफिट ये 350 आता है। दिस इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इन कॉस्टिंग। 23,724 माइनस 24020। कॉस्टिंग का ज़्यादा है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा 296। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इन कॉस्टिंग। कितने का टैली होता है सर? 107792। थैंक यू। 63,890 माइनस 63,230। इसका स्टॉक ज़्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। 660 आता है क्या ये डिफरेंस? दिस इज अंडर वैल्यूएशन नो ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्टिंग। सर मैंने वो फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे लिखा है। नहीं वो गलत है, वो गलत है। मैंने कल स्पेसिफिकली वो बोला था जब भी अंडर या ओवर वैल्यूएशन वो लिखते हो वो वाले वर्ड्स कॉस्टिंग के हिसाब से ही लिखने का। सिक्स 682 ना ओवर वैल्यूएशन नहीं, दिस इज अंडर वैल्यूएशन नो ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्टिंग। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन 53,058 माइनस 48,366। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, 4692 ना, 4692। दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉस्टिंग। इसके बाद सिर्फ वो एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल बच जाएगा एंड दिस विल बी इनकम्स ओनली इन फाइनेंशियल। यहां पर वो डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 1970 और यहां पे बेटा ये सब चीजें आ जाएगी जिसको लिखने के लिए अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो 1,02,000 2964 16926 30562 दिस शुड बी योर अकाउंट एज सच। ठीक है, सॉरी किस अमाउंट से टैली हो रहा है? 107792। चलो तुम्हारा एक्सेस टाइम जो है वो भी खत्म, अभी वो हो चुका है। ठीक है, सुनो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम लोग स्टार्ट करने वाले हो। मैं एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दे दूंगा, बट इट इज सिमिलर टू माइट बी योर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव डन। ठीक है, मैक्सिमम एक चीज के लिए मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो एंड के अंदर आएगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। वी आर स्टार्टिंग नाउ। सुनो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे प्लीज। पढ़ी। These have been extracted from financial accounts of a manufacturing firm for the first year of operation. First year है तो opening stock नहीं हो सकता। Direct material consumption 50 lakhs. Direct wages, factory overheads, admin, S&D. Bad debts obviously will be a financial expense. ठीक है। Preliminary expenses obviously will be a financial expense. Legal charges usually जो legal charges है ना वो admin के अंदर ही आना चाहिए। लीगल चार्ज मतलब एक लॉयर वगैरह वो रखते हैं आप लोग ही वो, लेकिन अगर वैसा होता तो फिर लीगल चार्जेस इधर आता ही नहीं, क्योंकि फिर वो एडमिन के अंदर चला गया रहता। तो ऑब्वियसली अगर वो अलग से दिखाया हुआ है मतलब इट इज नीदर फैक्ट्री नॉर एडमिन नॉर एस&डी, तो अल्टीमेटली ये वाला चीज भी क्या हो जाएगा बेटा, फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, आगे डिविडेंड रिसीव्ड, कैन वी से डिविडेंड रिसीव विल बी फाइनेंशियल एक्सपेंस के इनकम, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट ये मिला है ना, तो ये इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम, तो फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, आगे सेल्स 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है इतना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, क्लोजिंग WIP 2,40,000। देखो मैं एक चीज अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, तुम लोग उतने बड़े हो गए तुमको समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 1,24,000, इज दैट ओके? एंड क्वांटिटी सोल्ड विल बी 1,20,000 ओनली। ठीक है, तो तुम लोगों ने जो कल कॉस्ट शीट बनाया था ना इस क्वेश्चन के लिए, वहां पे लिख देना, चलो 1,24,000 1,20,000। एक मिनट, 1,24,000 कैसे आया बेटा? क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, चलो और फिनिश गुड्स। ठीक है, नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। The cost accounts for the same period reveal that direct material consumption was 56 lakhs. तो जब आप कॉस्ट शीट स्टार्ट करेगा ना बेटा, यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50 lakhs है, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 56 लाख। तो तुम लोग कॉस्ट शीट के अंदर ना यहां पे लिख दो बेटा 56 lakhs। ठीक है, ताकि वो वाला दिक्कत ही ना आए तुम लोग को। ठीक है, आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एब्जॉर्ब्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन इट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एट 6 पर यूनिट ऑफ, आगे पढ़ ऑफ प्रोडक्शन. सो दीज मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली. ठीक है. S&D आर रिकवर्ड एट 8 पर यूनिट सोल्ड. ठीक है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर बोथ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स. रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर 2 अकाउंट. सो कल आप लोगों ने ना कॉस्ट शीट बनाया था, आप लोगों ने उसके बाद शायद रिको बनाया ही नहीं था. ओके, आई हैड लेफ्ट दैट पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि ऑब्वियसली इस कॉस्ट शीट के बाद तुम लोग को एक और चीज भी तो बनाना पड़ेगा. मेरे को बोलो क्या बनाना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. यू ऑल राइट डाउन प्लीज. मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. वो देखेंगे, वो एंड के अंदर वो मेरी तरफ से एक चीज आएगा बाद में. सुनो, अभी तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, ये सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंट्स है. मैं एक चीज फटाफट में खत्म कर रहा हूं. एक्सपेंस 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 एक्सपेंस. दिस इज इनकम तो क्रेडिट साइड सेल्स तो क्रेडिट साइड, ऑल क्लोजिंग स्टॉक कम ऑन क्रेडिट साइड. तो ये अरेंज कर देगा, तेरे को फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल जाएगा. इज दैट ऑल ओके? ठीक है. उसके बाद जब भी कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तुम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम यहां पे 56 लाख रुपीस तो लिखी दी है. उसके बाद लेबर यू विल कॉपी फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो तो कुछ नहीं दिया हुआ. फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है, अप्लाई कर देना. एडमिन का एब्जॉर्प्शन रेट है, अप्लाई कर देना. S&D का एब्जॉर्प्शन रेट है, अप्लाई कर देना. ठीक है. उसके बाद सेल्स तो तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंट से कॉपी करोगे. याद रखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जरा याद करो. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अगर कुछ नहीं बोला तो सेम एज फाइनेंशियल अकाउंट्स. लेकिन फिनिश गुड्स का स्टॉक बेटा यू विल हैव टू वैल्यू योरसेल्फ. तुमको इतना समझ में आता है, अगर मैंने ये वाला एरो बनाया तो ये वाली फिगर जो है इधर कॉपी हो जाएगी. इज दैट ओके? और उसके बाद यहां पे क्लोजिंग स्टॉक चलो वो लिख ही दो, इट विल बी बेटर. 4000 यूनिट्स, तो 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई होके तुम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. ठीक है. ये कर लोगे, प्रॉफिट विल बी और बैलेंसिंग फिगर. और उसके बाद रिको बना लेना. रिको जब बनाओगे ना तुम लोग को एक दिक्कत आएगा. ठीक है. तुमको एक चीज का दिक्कत नहीं आएगा, जैसे मैंने वो सिखाया हुआ ना तुमको. ऑनेस्टली कई चीजों का ना लाइफ के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगा. तो मेमोरेंडम, रिको अकाउंट, जस्ट वेट, वो अभी मत बनाना. जब फाइनेंशियल अकाउंट तुम्हारा बन जाए उसके बाद बनाना. डेबिट साइड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट, यहां पर फाइनेंशियल प्रॉफिट. ठीक है. कॉस्टिंग इंक्रीज, फाइनेंशियल डिक्रीज. दिस इज फाइनेंशियल इंक्रीज, कॉस्टिंग डिक्रीज. ठीक है. सुनो, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, वो सब कुछ तो लिख ही लेना. सुनो अभी ध्यान से, यहां प्लीज घाई मत करो. सुनो, तुम लोग सारे के सारे डिफरेंसेस वगैरह वो लिख देना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किए. तो 3 तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के फर्क आ जाएंगे. उसके बाद जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं तो वो सब आ जाएंगी. ठीक है. लेकिन एक फर्क और आएगा. बोलते सर कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल का. अच्छा सुनो, डायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना 50 लाख था, और यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 56 लाख. देखो मैं तुमको क्या बोलता हूं, जो भी हो डायरेक्ट मटेरियल इज एन एक्सपेंस. नो ओके, मेरे को जरा बोलो, अगर एक्सपेंस ज्यादा होएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो मेरे को बोलो किसका एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्टिंग का कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का? कॉस्टिंग का. तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा. मेरे को बोलो विच साइड? डेबिट साइड. तो तुमको ना जिंदगी में ना, जैसे मैंने वो सिखाया, तुमको साइड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हारा टैली तो हो ही जाएगा. तो 6 लाख रुपए का फर्क. उसके सामने वर्ड्स, मैंने तुमको बोला था अगर तुमको स्ट्राइक ना हो वर्ड्स क्या यूज करने का, तो क्या यूज करके वो निकल जाओ, बिकॉज यू आर अ ओनर ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस. बोलो डिफरेंस इन डायरेक्ट मटेरियल. बात खत्म हो गई. ठीक है. लेकिन तुम्हारा कोई बिजनेस है बड़ा? नहीं है ना. तो इसके सामने बाद में ना मैं कुछ तुमको अच्छे वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन वो मैं लास्ट चीज बताऊंगा वंस यू हैव टैलीड द स्टेटमेंट. तो बस तुम लोग 6 लाख के सामने ना कुछ भी वर्ड्स मत लिखना, तुम्हारा टैली तो हो ही जाएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा. लेकिन वर्ड्स मैं तुमको बताऊंगा क्या लिखने का. ठीक है. अभी तुम लोग कभी भी ना इस टाइम को अधेयर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल. अभी तुमको क्या लगता है इस सम के लिए कितना टाइम जाएगा? तो 3 काम है तुम्हारा, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग और रिको. बोलो 15 मिनट. ठीक है. मैं तुम्हारे ऊपर वो एहसान कर रहा हूं, तुमको मैं 14 मिनट दे रहा हूं, जो बहुत ज्यादा टाइम हो गया. ठीक है. तुम लोग स्टार्ट करो अभी. कॉस्ट शीट तो बना हुआ है, तुमको सिर्फ नंबर्स ही डालने का है.
वो मैं बाद में, मैं क्या कन्नड़ में हिंदी बोला? मैंने वही चीज तो बोला, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में वंस यू हैव टैलीड द थिंग्स। बोलो। बेटा यहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई आइटम ही नहीं है। देयर इज नो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इट इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड हमेशा पीएनएल अकाउंट के अंदर ही आता है बेटा। यहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई आइटम ही नहीं है। तो कौन सा आइटम है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है? चल तू बना ले साथ में, लेकिन वो कौन सा आइटम है इधर? क्या हुआ, क्या हुआ? ओके स्टार्ट। इतने टाइम के अंदर खत्म करो सब लोग। Financial profit I'm writing on screen 12,90,000. Costing profit I'm writing on screen 565, 160 या 161 या 159। 1-2 रुपए का फर्क चलता है। और उसके बाद तुम्हारा रिको टैली हो जाएगा तो बराबर ही होएगा। मेरे को नहीं पूछना किस अमाउंट पे टैली होता है, टैली हो जाएगा तो करेक्ट ही होएगा। 5 मिनट और हैं, खत्म करो सब लोग। $87.29 will be the valuation of finished goods stock. 87.29 के ऊपर तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक है तो वो वैल्यू होगा। मेरे ख्याल से 87.29 ही आता है। 29 के आगे क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से वो 29 ही होना चाहिए। दे विल नॉट गिव इट रॉन्ग, लेकिन 2 डेसिमल्स तक वो बराबर लो। मेरे ख्याल से 87.29 ही आता है मेरे हिसाब से तो। हाँ तो 290 था तो फिर उसको 3 नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो पूरा लेके करोगे तो बेस्ट ही है वैसे भी। ओके, लेकिन अगर 2 डेसिमल तक करोगे तो 87.29 आएगा। ठीक है, सर पर यूनिट का कॉलम पूरा भरना पड़ेगा। नहीं, आपको मैंने कल वो बोला था कि पर यूनिट आई बेसिकली रिक्वायर ओनली फॉर फिनिश गुड्स, बस नथिंग एल्स। मेरे को सिर्फ यही वाला चाहिए, बाकी अगर नहीं भरोगे तो चलेगा। मैंने बोला था मेरे ख्याल से जब अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। मेरे को सिर्फ 87.29 वाला ही फिगर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला हूं। जो लोग इंतजार के अंदर है, सर सॉल्व करेगा, सर सॉल्व नहीं करने वाला है। चलो वेरी गुड। मैं 40 सेकेंड, उसके बाद मैं 1 सेकेंड भी नहीं दे रहा हूं। जिसका नहीं हुआ तो बाद में करो अभी।
हम्म हम्म चलो अब मेरी बात सुनो सब लोग, देखो एक तो आईसीए ना डायरेक्टली इसको यहां पे ऐसे लिख देता है, डिफरेंस इन मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तुमको अगर वो लिखने का है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट आईसीए को भी कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों ने तो वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन आई ट्राई टू थिंक स्लाइटली बेटर। ओके, हाउ डू आई ट्राई टू थिंक स्लाइटली बेटर? देखो आई ट्राई टू बी थिंकिंग कि मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे आ रहेगा। एक सेकेंड, कॉस्टिंग, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद इधर 56 लाख आया, ये करने के बाद इधर 50 लाख आया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनना जरा प्लीज। परचेजेस, तुम लोग कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोच लो, कुछ भी हायर देन दिस फिगर, ओके, क्योंकि परचेजेस कंजम्पशन से तो ज्यादा ही होगा ना। मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं हो सकता वैसे? फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो परचेजेस ना कुछ भी एक फिगर सोच लो 56 लाख के ऊपर से 70 लाख, कुछ भी नंबर मैं बोला, मैं कुछ भी नंबर बोला, लेकिन जरा सोचो परचेजेस के अंदर क्यों फर्क होएगा यार? जो क्रेडिटर लोगों से माल उठाया सेम अमाउंट विल बी कमिंग इन बोथ द बुक्स, तो 70 लाख दोनों जगह पे लिखा। तो अब मेरे को ना क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकालने का है दोनों जगह पे। मेरे को बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना कितना आएगा? 14 लाख एंड 20 लाख। तो अब तुमको समझ में आ जाएगा ये जो 6 लाख का फर्क था ना, वो सच्ची में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के डिफरेंस की वजह से ही आया ना। अच्छा, कोई ऐसा बोल सकता है सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के ना फर्क क्यों हो सकता है? मैंने कल तुमको बोला इट कुड बी वन डिपार्टमेंट फॉलोज फीफो, अदर डिपार्टमेंट फॉलोज लीफो, ऐसा हो तो सकता है, ठीक है। तो फर्क हो सकता है यार। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग तो अलग अलग था ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर ही अलग अलग था ना उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर तुम लोग ऐसा डीप सोच सकते हो तो तुमको एक बेटर आंसर बोल सकता हूं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफरेंस इन मटेरियल्स कंज्यूम्ड, नाउ आई कैन ट्राई टू बी थिंकिंग कि कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम होएगा बाय 6 लाख। ये जो 6 लाख का फर्क है वो यही वाला 6 लाख का फर्क है ना। सो देयरफॉर कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक कम होएगा, ठीक है, तभी तो उसका कंजम्पशन ज्यादा है। तो अगर तुम लोग यहां पर ऐसा पहुंच सकते हो ना, फिर तुम लोग 6 लाख के अगेंस्ट कुछ बेटर वर्ड्स यूज कर सकते हो। और अब मेरे को जरा बोलो क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर, एक मिनट, कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा है कि कम है? कम है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, अगर लिखने का है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्टिंग, ओके। आईसीए को मेरे को ऑनेस्टली नहीं मालूम इतना डीप थिंकिंग समझ में आता है कि नहीं, तो उन लोगों ने तो डायरेक्टली लिख डाला डिफरेंस इन डायरेक्ट मटेरियल, ओके, बट दिस विल बी स्लाइटली अ बेटर आंसर, ठीक है। तो तुम लोग ये वाला बेटर आंसर ही लिखो, इट विल बी बेटर। मैंने शॉर्ट्स के अंदर ये वाला चीज एक्सप्लेन भी किया हुआ, यू ऑल कैन राइट नाउ। सॉरी, अच्छा, कोई बोलता है सर आपने 70 लाख किधर से लिया? मैंने किधर से भी लिया तो मेरी मर्जी। सर मैं कुछ और भी लूं, तेरे को जो लेने का है ले बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 6 लाख का ही फर्क आएगा। सर मैं 60 लाख लूं तो ले, तो मेरा क्या जाता है, 60 लाख ले ले, और क्या। फिर यहां पे फर्क कितने का आ जाएगा? 4 लाख। यहां पे कितने का आ जाएगा? 10 लाख। बेटा फिर भी ये 6 लाख का ही फर्क है ना उधर, correct, no? So therefore in any case words will all be same only, everything will be same यार। undervaluation of closing stock of raw material in costing, ठीक है। सुनो, मैंने अभी यहां पे शॉर्ट्स के तौर पे जरा देखना क्या लिखा हुआ है। इन दिस प्रॉब्लम डिफरेंस इज देयर ऑफ ₹6 lakhs in material as expense in costing is more, its profit will be less. ICA simply writes it as difference in material cost. A better answer would be consumption is higher in costing, hence his closing stock will be lower by 6 lakh, जो अभी अभी मैंने तुमको प्रूफ करने का ट्राई किया। Hence it is written as reconciliation as undervaluation of closing stock of raw material in costing, ठीक है। चलो अभी तो हाँ, सर ये
मेथड की वजह से क्योंकि सब वो लोग शुक्र बेटा वन गाय कैन फॉलो फीफो मेथड, अदर गाय कैन फॉलो सिलीफो मेथड। अपना मटेरियल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन चेक कर लेना जहां पे हम लोगों ने एसएलसी अकाउंट बनाए थे, डिफरेंट मेथड्स माइट लीड टू डिफरेंट आंसर्स। नो बट परचेजेस ही है ना, बट बेटा बट परचेजेस कैन बी मेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। नो परचेजेस विल नॉट बी मेड वन टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। नो मटेरियल कॉस्टिंग का कोई एक क्वेश्चन दिखाऊं, समझ गया, ठीक है बोलो। हाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्लोजिंग स्टॉक। इफ इट टैलीज इट इज ऑल करेक्ट, ठीक है, इफ इट टैलीज इट इज ऑल करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 87.29। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स उसके ऊपर आएगा, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बेटा बाद में कैसे ऐड करेगी, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नो, सो देयरफॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन विल कम अबव द फिनिश गुड्स। नो, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नो, तो योर क्लोजिंग स्टॉक इज रॉन्ग देन, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने कितनी बार बोला यार, मैंने अंडरलाइन भी किया इधर, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के ऊपर आएगा ना वो चीज। योर स्टॉक्स विल चेंज, योर प्रॉफिट्स विल चेंज। ओके, तो बाद में करेक्ट करना उसको प्लीज। चलो सुनो, अभी तुमको दो क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जो मैक्सिमम 4 मार्क के लिए आएंगे इन एग्जाम्स, मैक्सिमम। इन क्वेश्चंस के ना तुमको सिर्फ रिको प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ रिको प्रिपेयर करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 15, 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए। द नेट प्रॉफिट ऑफ एसएल पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड अपीयर्ड एट 64,377 as per financial records for the year ending 31st of March. The costing books, however, showed a profit of 86,200 for the same period. तो दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। A scrutiny from the figures from both the set of accounts reveal the following. Works overheads under recovered in costing. तो बेटा उन लोगों ने ना डायरेक्टली तेरे को अंडर एब्जॉर्प्शन ही दे दिया, उन लोगों ने ना एब्जॉर्ब्ड अमाउंट दिया ना एक्चुअल अमाउंट दिया, उन लोगों ने डायरेक्टली तेरे को क्या दे दिया, अंडर एब्जॉर्प्शन। यू रिकॉर्ड इट ऑन द अप्रोप्रिएट साइड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, मतलब ओवर एब्जॉर्ब, डायरेक्टली ओवर एब्जॉर्प्शन ही दे दिया। नेक्स्ट दो चीजों को जरा क्लब करो एक बार। डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रीसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्टिंग बुक्स। ओके, तो बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का अमाउंट है, ये कॉस्टिंग का अमाउंट है। डिफरेंस विल बी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बिकॉज डेप्रीसिएशन इज ओवरहेड्स ओनली। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, आगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। मेरे को बोलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल बी इनकम के एक्सपेंस? इनकम नो, सो देयरफॉर दिस विल बी फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, आगे। लॉस ड्यू टू एब्जॉर्ब चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स को बोलते सर ये कौन सा लॉस होता है, वो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा है, लॉस ड्यू टू एब्जॉर्ब चार्ज। आगे पढ़ आगे पढ़ आगे पढ़। ये वाला लॉस जो भी था सिर्फ किधर चार्ज हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो कैन वी से दिस विल बी फाइनेंशियल एक्सपेंस? नो। ठीक है, आगे। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो अगेन दिस विल बी फाइनेंशियल एक्सपेंस। अच्छा, अभी ये अगर मैं तुमको एक्सप्लेन ना करूं तुमको दिक्कत आएगा, लेकिन अगर कॉमन सेंस होएगा तो दिक्कत निकल जाएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस इन फाइनेंशियल बुक्स। देखो मेरे को बोलो, बैंक इंटरेस्ट इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? दोनों होता है यार। बैंक से इंटरेस्ट मिलता भी है, आप लोग देता भी है, बराबर ना? अच्छा, आगे। ट्रांसफर फीस, मेरे को बोलो ट्रांसफर फीस एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? एक्सपेंस। तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम? सुनो अभी, ढक्कन लोग सुनो मेरी बात, सुनो अभी, तुमको कुछ नहीं मालूम है। पहले बोलो कि तुमको कुछ नहीं मालूम है, बोलो ऐसा, कुछ नहीं मालूम, बराबर बोलते हो तुम लोग। सुनो अभी, सुनो डफर लोग, तुम्हें बता रहा हूं ना अभी, तो चुप करो। सुनो अभी, एक तो एग्जाम्स के अंदर ऐसा होएगा ना, कोई चीज के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो अक्ल यूज करने का, रिकॉर्ड ही मत करो, बाकी सब चीजें रिकॉर्ड कर लो।
एंड के अंदर देख लो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आता है, तुमको समझ में आ जाएगा इनकम है कि एक्सपेंस है, तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो उतना कॉमन सेंस मेरे अंदर है, ओके, उतना कॉमन सेंस तो मेरे अंदर है। वरना अगर कोई बोलते नहीं सर मैं बाद में ऐसा काम नहीं करेगा सर, मेरे को पाप चढ़ेगा, ठीक है, तो फिर तू उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर ले। अगर टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस देख लेना, उस डिफरेंस का हाफ अगर करेगा तो शायद ये वाला फिगर आएगा, तो तेरे को पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रांजैक्शन ही तूने गलत किया था। इतना समझ में आ गया सबको? थैंक यू। लेकिन अभी मैं हूं इधर, अभी तक जिंदा आदमी, ठीक है, तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, पुराने जमाने में क्या होता था, व्हेनेवर शेयर होल्डर्स यूज्ड टू ट्रांसफर द शेयर्स, नो, वो लोग कंपनी को शेयर ट्रांसफर फीस देते थे। तो कंपनी के लिए शेयर ट्रांसफर फीस इज ऑलवेज इनकम, कंपनी के लिए शेयर ट्रांसफर फीस इज ऑलवेज इनकम। कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा मिलता था, कंपनी कुछ पे नहीं कर रहा है, कंपनी को पैसा मिलता है। तो अगर ट्रांसफर फीस इनकम है ना बेटा, ये वाला भी चीज इनकम ही होएगा, ठीक है, तो यहां पे लिख देना फाइनेंशियल इनकम। बेटा पुराने जमाने में एक चीज होता था, मैंने सबसे पहले वही वर्ड बोला, पुराने जमाने में when shareholders used to transfer the shares they used to pay transfer fees to the company, ठीक है, ये पुराने जमाने की बात है, ठीक है। आगे स्टोर्स एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट बोलते सर ये कौन सा एडजस्टमेंट होता है, तो मेरे को क्या करने का है, लेकिन आगे जरा देखो क्या लिखा है, क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, कैन वी से दिस विल बी इनकम ओनली इन फाइनेंशियल, नो? तो आगे अपने को क्या करने का है, वो जो भी होने दो। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक वैल्यूज, चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, कौन सा एक्सपेंस है, मेरे को क्या करने का है, यहां पे क्या लिखा है, चार्ज इन, मेरे को बोलो चार्ज बोले तो डेबिट के क्रेडिट, डेबिट ना, सो देयरफॉर दिस विल बी फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है, बात खत्म। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलिएशन बिटवीन द नेट फिगर्स एज पर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन फाइनेंशियल बुक्स। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, बस अपने को यहाँ पे वही वाला तो काम करना है, सिर्फ रिको ही बनाने का है और कुछ काम नहीं करने का है, ठीक है। लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बराबर है, अभी सामने अगर दिया तो उसके ऊपर भगवान भी नहीं, अगर सामने दिया तो दिया, यू माइट चार्ज सेपरेट डेप्रिसिएशन का रेट। देखो एक ऑनेस्ट चीज बोलता हूं, इन रियल लाइफ ऑल्सो डेप्रिसिएशन का रेट एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन का रेट एज पर द कंपनीज एक्ट आर डिफरेंट, ओके, सो यू माइट चार्ज डिफरेंट डेप्रिसिएशन। देन देयर इज अनदर फंडा दैट यू विल बी लर्निंग इन फाइनल सीए, there is something called as economic depreciation also, okay, so different people might follow different fundas for depreciation, ठीक है, ओके। मैं भूल गया किधर था, लिखो क्वेश्चन नंबर 15, मेमोरेंडम हाफ साइड मैक्स टू मैक्स, चलो सुनो, डेबिट साइड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे फाइनेंशियल प्रॉफिट। फर्स्ट टू लाइन जरा देखना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड 64,377, $86,200, कॉस्टिंग इंक्रीज फाइनेंशियल डिक्रीज, फाइनेंशियल इंक्रीज कॉस्टिंग डिक्रीज। चलो अभी योर पीएचडी इन रिकंसिलेशन इज डन, तो अभी तुम लोग मेरे को कई चीजें बेटा खुद ब खुद बता देना, यू ऑल आर नाउ ग्रोन अप पीपल यार। सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो पहला वाला 1560, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। तुम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस के पीछे भी कोई भी क्वेश्चन वो देख सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी, वरना सोचने का है तो सोच के वो बोल देना। मेरे को बोलो 1560 बेटा डेबिट में आएगा कि क्रेडिट साइड पे?
क्रेडिट साइड पे, ओके, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग का अमाउंट कम है, कॉस्टिंग का अमाउंट ज्यादा है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा 1560। यू राइट डाउन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स बेटा, तो लिख देना इधर वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, यू राइट डाउन दोज वर्ड्स ओवर हियर। आगे, अभी ये ओवर रिकवर्ड है, मैं तुम लोगों से क्या बात करूं यार, अभी मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, तो लिखो इधर 850, राइट डाउन दोज वर्ड्स ओवर हियर। चलो आगे सुनो, आगे डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिकवर्ड बोले तो एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो एक्सपेंस किधर ज्यादा लिखा, कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 650 है ना फर्क, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा विच साइड बेटा, डेबिट साइड, तो यहां पे लिख दो 650, और इसके लिए वर्ड्स वही वर्ड्स यूज कर सकते हो जो ऊपर भी यूज किया, दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ डेप्रीसिएशन, ये ओवरहेड्स है ना बेटा, तो जो ओवरहेड्स होता है उसके लिए यूज अ वर्ड अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ डेप्रीसिएशन इन कॉस्टिंग। अच्छा सुनो, इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस बच गए ना इस क्वेश्चन के अंदर, ईदर दोज आर एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल और दोज आर इनकम्स ओनली इन फाइनेंशियल। तो एक काम जरा करो, क्रेडिट साइड पे टाइटल दे दो अभी एक बार, एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल, डेबिट साइड पे लिख देना इनकम ओनली इन फाइनेंशियल, और अभी बस लिस्ट तैयार करते रहो, या डेबिट साइड पे डाल दो या क्रेडिट साइड पे वो डाल दो। तुमको अभी 3 मिनट दे रहा हूं, सम पूरा का पूरा वो टैली करो प्लीज। टैली होएगा तो करेक्ट ही होएगा। हाँ जी बेटा, अगर तू कोई चीज डेबिट के बदले में क्रेडिट में कभी डाल देगा, तो अगर एक ही चीज रॉन्ग होएगा तो योर टैलिंग फिगर दैट विल बी डबल नो ऑफ दैट। बताओ आगे के समझ में आ गया? हाँ बेटा, यहां पे लिखा हुआ है लॉस ड्यू टू एब्जॉर्ब चार्ज, आगे देखना लिखा हुआ है ना इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो डायरेक्टली बस कॉपी कर लो एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना, वो लॉस है ना तो काइंड ऑफ एक्सपेंस नो, सो एक्सपेंसेस ओनली इन फाइनेंशियल। सच्ची सुन बेटा, ये तेरा दुनिया का कोई भी अकाउंट है, ये 5 है, ये 10 है, उसके बाद ये 6 है, और उसके बाद ये 9 है, अकाउंट टैली हो रहा है? अबे अकाउंट टैली हो रहा है? हाँ अकाउंट टैली हो रहा है, तो 15 के ऊपर, ठीक है। अभी ये 10 का यहां पे 2 पार्ट वो लिखता हूं, एक 8 और एक 2, अकाउंट टैली हो रहा है। अगर ये 2 को मैंने इस साइड पर लिख दिया, अभी बोलूं आगे कि समझ में आ गया? बेटा ये 17 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 17 और 13 का डिफरेंस क्या होता है? 4, मतलब तूने कोई 2 का उल्टा एंट्री किया। समझ में आ गया? तो अगर कभी टैली नहीं होएगा, उनका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करना, अगर एक ही ट्रांजैक्शन का मिस्टेक होएगा तो पता चल जाएगा। तुम्हारा अकाउंट्स मुझसे अच्छा होना चाहिए था यार। मेरा ट्रांसफर फीस इज ऑलवेज इनकम, बस, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स कंपनी को ट्रांसफर फीस देते थे, सो दैट इज इनकम इन फाइनेंशियल ऑलवेज।
हाँ ओके, इट टैलीज एट व्हाट अमाउंट? 92,312, ठीक है। चलो आगे। Hello everyone and good evening and congratulations to all of you. I think what worked for me was the completion of syllabus way before my exams, and that helped me to revise topics a lot more times than a usual student. So thanks a lot Anuj sir for the concise materials and the wonderful teachings. Thank you. क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ेंगे जरा प्लीज। द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, अभी इस क्वेश्चन के ना एक न्यू चीज आएगा दैट वी ऑल हैव नॉट डन टिल नाउ, ठीक है। द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March इज गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ये तीनों का ना टोटल जरा मारो प्लीज। और इधर लिख देना 77,500। क्रेडिट साइड पे सेल्स है और 3 क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, 3 क्लोजिंग स्टॉक्स का भी टोटल मारो 65,700। आगे परचेजेस है, वेजेस है, इलेक्ट्रिक पावर शायद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है इधर, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन S&D, बैड डेट्स तो चलो ठीक है, दैट विल बी अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं सब कुछ जरा एक पेज के ऊपर ले लूं, एक सेकेंड बस। अच्छा आगे, मिसलेनियस रेवेन्यू, ये क्रेडिट साइड पे है। मेरे को वैसे जरा बोलो मिसलेनियस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? बेटा छोटे छोटे अमाउंट्स होंगे। अभी इन रियल लाइफ ना हर छोटी इनकम के लिए कोई अकाउंट नहीं खोलता, हम लोग एक कॉमन हेड बना लेता है मिसलेनियस तो रेवेन्यू। एग्जाम्पल, कुछ स्क्रैप जमा हुआ, बेचा, ओके, तो अपने को 5-10 रुपए मिला, अभी उसके लिए कौन उसको अलग से P&L अकाउंट के अंदर एक हेडिंग के तौर पे वो दिखाएगा? जरा वो सोचो ना, अभी सपोज एप्पल कंपनी है, वो लोग क्रेडिट साइड पे लिखता है बाय सेल्स ऑफ आईफोन $200 बिलियन, और उसके नीचे बाय सेल ऑफ स्क्रैप $1, ओके, तो ऐसा कौन लिखता है? ओके, तो इन एनी पर्टिकुलर केस दीज आर छोटा मोटा इनकम्स, ओके, उसके लिए अलग अकाउंट अपन लोग नहीं खोला हुआ, सो देयरफॉर वी पुट देम ओवर हियर ओनली, ठीक है। आगे बैड डेट्स, उसके बाद नेट प्रॉफिट। आगे द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द कंसर्न शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 132,200। इट इज सीन दैट कॉस्टिंग P&L अकाउंट इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स फर्निश बिलो, ठीक है। विच फिगर्स? देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP 9800। देखो उन लोगों ने ना अपने को रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग के हिसाब से अलग अलग फिगर्स नहीं दिया। उन लोगों ने अपने को कौन सा फिगर दिया? टोटल फिगर दिया। तो शायद अब ना मेरे को अलग अलग अमाउंट्स कॉस्टिंग के हिसाब से मिल ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ना यहां पर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी ये तीनों अमाउंट्स क्लब कर दिए। तुमको समझा क्यों? जो हम लोगों ने आज का अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बेटा, वहां पर कॉस्टिंग के अंदर भी 6 स्टॉक थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी 6 स्टॉक थे, तो मैं अलग अलग रिकंसाइल कर सकता था, लेकिन अभी 90,800 का बेटा मेरे को ब्रेकअप नहीं आता, ओके, तो इसलिए मैं अलग अलग रिकंसाइल नहीं कर पाऊंगा, मैं टोटल के अंदर रिकंसाइल कर लूंगा, ठीक है। आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP 69,500, ठीक है, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक का भी टोटल कर लिया। ये वाला चीज मेरे को अभी पढ़ना ही नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट एंड रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रॉफिट फिगर्स। इसके आगे लिख देना, ये वाला क्वेश्चन वैसे 2 मार्क का था। अच्छा मेरे को जरा बोलो, 2 मार्क वो ज्यादा होता है कि कम होता है? जिसको 38 मिला होता है उसके लिए बहुत ज्यादा होता है,
जिसको 98 मिला होता है उसके लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बाकियों के लिए इट इज ओके। सुनो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो लिखो जरा प्लीज मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। उन लोगों ने बोला भी नहीं है कि तुम लोग कॉस्टिंग बुक्स वगैरह बनाओ। अच्छा, कोई अगर सोचता है सर उन लोगों ने नहीं बोला तो क्या हो गया, मैं बना के दिखाऊं, मैं शाना, ओके ठीक है भाई तू शाना, तो तू कॉस्टशीट बना फिर, और क्या, ओके। अभी अगर तुम लोग कॉस्टशीट बनाने के लिए जाओगे ना, तुम लोग कुछ भी नहीं लिख पाओगे पूरी कॉस्टशीट के अंदर। बोलते सर क्यों नहीं लिख पाएगा, चलो सोचते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को बोलो कॉस्टिंग के हिसाब से है क्या, नहीं है, क्योंकि तेरे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स का फिगर है लेकिन कॉस्टिंग का टोटल है। अभी टोटल इससे अलग है, मतलब शायद रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह भी अलग ही होएगा, लेकिन कितना होएगा नहीं मालूम, ठीक है। तो तेरे पास रॉ मटेरियल स्टॉक्स नहीं है, तेरे पास WIP स्टॉक नहीं है, तेरे पास फिनिश गुड स्टॉक नहीं है, तो बोलते हैं सर और बाकी सब कुछ भी जरा सोचना। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है क्या तेरे पास, एडमिन का एब्जॉर्प्शन रेट है क्या तेरे पास, S&D का एब्जॉर्प्शन रेट है क्या तेरे पास, तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ओके। एंड के अंदर हार थक के सिर्फ कॉस्टशीट ही बनाओगे, फिर उसके बाद देखोगे अरे सिर्फ 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, मतलब उन लोगों ने सिर्फ क्या पूछा होगा, रिको। वैसे भी कॉस्टशीट वो नहीं बन सकता, अगर बनाने का भी ट्राई करोगे तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। सुनो तो यहां पे जरा लिखिए कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्या हुआ, हाँ काफी है। कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग इंक्रीज फाइनेंशियल डिक्रीज, कॉस्टिंग डिक्रीज फाइनेंशियल इंक्रीज। सुन, फाइनेंशियल प्रॉफिट 132,400, कॉस्टिंग प्रॉफिट इधर है बेटा 132,200। देख अभी ना ऐसे क्वेश्चंस के ना तू जो काम कर सकता है पहले तू कर दे, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। सुनो सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूं। देख इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्टिंग है 9800, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स है 77,500। मैं दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं, 9800 माइनस 77,500 13,300। मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक किसका ज्यादा है, कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, तो विच साइड बेटा, डेबिट साइड, तो यहां पे लिख देना 13,300। अच्छा कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक ज्यादा था ना, सो देयरफॉर दिस विल बी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग। बस यहां पे मैं रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स लिख ही नहीं सकता, ये सबका टोटल ही है। आगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 69,500, क्लोजिंग स्टॉक 65,700, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 69,500 3,000। कॉस्टिंग का ज्यादा है ना तो क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी ज्यादा होएगा 3,800, और कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, सॉरी कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो वर्ड्स आ जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग। अच्छा आगे देखो, मैं ये काम कर सकता था तो मैंने कर लिया। अच्छा पक्की बात है अगर मैं रिको बनाता ना, मैं 2 और चीजें भी तो लिखता। तुम लोग मेरे को वो 2 चीजें बताओ, बैड डेट्स एंड मिसलेनियस रेवेन्यू, आई थिंक सो, ओके। तो यहां पे लिखो जरा प्लीज, एक्सपेंस ओनली इन फाइनेंशियल, bad debts 15,600, income only in financial, miscellaneous revenue 26,800। सुनो अभी
अभी ये एक फंडा है ना, नॉट मेनी पीपल नो, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। आईसीए ने ऑनेस्टली अभी तक वो पूछा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है वो लोग कभी भी नींद से जाके पूछ लेगा। नोशनल रेंट ऑफ 200 वॉज चार्ज ओनली इन कॉस्टिंग। अभी इसका मतलब क्या होता है, जरा सोचो ना। एक कंपनी है मारुति, ठीक है, एक कंपनी है हुंडई, ठीक है, दोनों कार्स बनाता है। अभी दोनों की एक फैक्ट्री है, ठीक है, लेकिन मारुति की जो फैक्ट्री है ना वो ओन्ड है, और हुंडई की जो फैक्ट्री है वो रेंटेड है, ठीक है। मारुति की फैक्ट्री ओन्ड है, हुंडई की फैक्ट्री रेंटेड है। तो मेरे को बोलो, मारुति की बुक्स के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस आएगा जो हुंडई में नहीं आएगा, हुंडई के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस आएगा जो मारुति में नहीं आएगा। मेरे को दो चीजें बोलो, इधर डेप्रीसिएशन आ जाएगा और इधर रेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी हुंडई ना सपोज पूरे साल का 1 करोड़ रुपए का रेंट देता है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का रेंट देता है, ठीक। तो हुंडई के बुक्स के डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रेंटल कॉस्ट 1 करोड़ रुपए का। मारुति का जो फैक्ट्री है ना 100 साल पहले खरीदा था, नाउ इट इज ऑलरेडी फुल्ली डेप्रिसिएटेड, उसका जो बुक वैल्यू है ना 0 हो चुका है। लेकिन देखो तुमको एक चीज समझ में आता है कि नहीं, इवन इफ बुक वैल्यू 0, इट डज नॉट मीन दैट यू विल सेल ऑफ द फैक्ट्री, नो। अगर सपोज तुमको इतना समझ में आएगा, अगर सपोज यू हैव अ पॉलिसी, सर माय डेप्रिसिएशन रेट विल बी 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, अगर तुम्हारा एक ऐसा फंडा है 10% ऑन, मैंने क्या बोला, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो मेरे को बोलो तेरा बिल्डिंग का जितना भी कॉस्ट होएगा, अगर तू 10% पर ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करता है, कितने साल के अंदर बुक वैल्यू विल बिकम 0? 10 ईयर्स। मेरे को बोलो, इज इट नेसेसरी दैट यू हैव टू सेल ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 10 ईयर्स? नो ना, इट इज नॉट। बट कैन वी से आफ्टर 10 ईयर्स डेप्रिसिएशन विल बिकम 0? नो। अभी क्या हो जाता है ना, वन ऑफ द रीजंस वी फॉलो कॉस्टिंग is because we want to be doing inter-firm comparison of cost. अपने को दो कंपनीज का ना कॉस्ट कंपेयर करने का है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर-फर्म कंपैरिजन विच आर देयर इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। अभी जब इंटर-फर्म कंपैरिजन करते हो ना, ऑनेस्टली तुमको समझ में आएगा मारुति का कॉस्ट हमेशा हुंडई से कम ही रहेगा ना, क्योंकि उनको रेंटल तो आता नहीं और डेप्रीसिएशन वैसे भी पूरा वो हो चुका है। बट ऑनेस्टली इवन इफ दैट डेप्रीसिएशन इज नील, इट डज नॉट मीन दैट मारुति इज मोर एफिशिएंट। तुमको समझा ये चीज? इट डज नॉट मीन दैट मारुति इज मोर एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग देयर एक्सपेंसेस। नो, द नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। ओके, नेचर मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस हुंडई ने डिसाइड किया यार फैक्ट्री रेंट के ऊपर लेगा, ओके, तो उनको रेंटल आता है। डेप्रीसिएशन इन लोगों ने खरीदा था, ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू 0 हो चुका है, तो नॉट डेप्रीसिएशन इज 0। अभी ऐसा अगर हम लोग कभी इंटरफर्म कंपैरिजन वो करेंगे ना, ओके, उनकी कॉस्ट वगैरह का, मारुति विल ऑलवेज हैव एन अनफेयर एडवांटेज। लाइक यू नो वी ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर तेरा कॉस्ट कम है मतलब तू एफिशिएंट है। ऑनेस्टली अगर मारुति का कॉस्ट कम है, इट डज नॉट मीन कि वो एफिशिएंट है। तुमको समझा जो मैं बोल रहा हूं बेटा? इट इज लाइक यू नो वन ऑफ देम हैड परचेज, अदर ऑफ देम हैड रेंटेड इट आउट, ओके। और मारुति बहुत पुराना कंपनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइक यू नो द कॉस्ट कंपैरिजन विल स्टार्ट टू बी गोइंग रॉन्ग। इसलिए बहुत लोगों ने क्या सजेस्ट किया, अभी क्या करते हैं, देखो यहां से तो रेंट निकाल नहीं सकते क्योंकि हुंडई तो रेंट दे रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए ना, हम लोग मारुति की कंपनी के अंदर कॉस्टिंग के अंदर नोशनल रेंट चार्ज कर लेंगे। नोशनल रेंट मतलब हम लोग रेंट वगैरह पे नहीं कर रहे, लेकिन अगर पे करते होते तो कितने का रेंट आता? दैट कुड बी 1 करोड़ ऑल्सो, दैट कुड बी 90 lakhs ऑल्सो, दैट यू विल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फेयर रेंटल वैल्यू। तुमको समझा ये चीज? अगर नहीं समझा, कुछ एक उल्टा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज मेरा एक क्लास है, ठीक है, अभी मेरा एक क्लास है, एग्जैक्टली हमारे जैसा एक और क्लास है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मेरी कंपनी के अंदर वी हैव अ डिफरेंट गाय जो टाइम टेबल बनाता है, वी हैव अ डिफरेंट गाय जो सपोज लाइक यू नो बाकी अपने काम वगैरह करता है, ठीक है। जो दूसरी क्लास है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज आर्ट्स ओनली, लेकिन वहां पे ना ओनर ओनली डज दोस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। तो तुमको समझ में आएगा कि ना मेरा कॉस्ट हमेशा उससे ज्यादा होएगा,
क्योंकि मैं किसी को हायर कर रहा हूं, वो बंदा किसी को वो हायर वो नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस के ना हम लोग क्या कर देगा, जस्ट फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन अ प्रॉपर वे नो, मैं उसकी कॉस्टिंग बुक्स के ना आई विल राइट डाउन नोशनल सैलरी टू बी पेड टू दीज पीपल। ठीक है, तुम लोग पे नहीं कर रहे बट यू विल जस्ट रिकॉर्ड इट। तुमको समझा ये चीज? नोशनल बोले तो तुम लोग पे नहीं करता बेटा, ये बस बोलने के लिए होता है ताकि थिंग्स आर कंपेरेबल। ऐसा कभी कभी नोशनल फिगर्स रिकॉर्ड होता है इन कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। इस क्वेश्चन के अंदर है नोशनल रेंट ऑफ 200 रुपीज वॉज चार्ज ओनली इन कॉस्टिंग। ठीक है, तो अभी 200 रुपया तुम लोगों ने तुम्हारी सिर्फ कौन सी बुक्स के ना चार्ज किया? कॉस्टिंग। तुमको समझ में आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ऐसा फालतू चीज तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता ना बेटा। इन फाइनेंशियल अकाउंट्स यू ऑलवेज रिकॉर्ड एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, नो? ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंसेस ओनली इन कॉस्टिंग। और जैसे मैंने तुमको सिखाया ना, ऑनेस्टली इन लाइफ तुमको साइड का कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। मेरे को बोलो कोई एक एक्सपेंस सिर्फ कॉस्टिंग के अंदर ही चार्ज किया, तो मेरे को बोलो उसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे लिख देना 200 और यहां पे ना ऐसा एक बार टाइटल दे दे, एक्सपेंस ओनली इन कॉस्टिंग। उसके अंडरलाइन करके अगर आगे लिखना हो तो नोशनल रेंट 200 रुपीज। 200 नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, दिस विल गो वेर एवर दिस रेंट इज देयर। अगर फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, अगर ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर जाएगा, अगर शोरूम वगैरह का है तो उधर ही जाएगा। ठीक है, नहीं होएगा ना बेटा, दिस इज जस्ट द ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट, बस वो इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए ही होता है। ठीक है, जस्ट ताकि योर बुक्स आर कंपेरेबल विद सम अदर बुक्स, यू ट्राई टू बी चार्जिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टुवर्ड्स द एंड। ये वाली फिगर्स एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह के लिए वो नहीं यूज होती। ठीक है, आगे Pritika, you can be saying that, okay, although I think I have made this particular point clear. आपको वैसे बोलने का है, it's okay. सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात, मेरे को जरा बोलो, तुम लोग जो कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर किया अभी तक? यस और नो? ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। लेकिन मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा रिको जो है, एक मिनट, कोई बोलता है सर इलेक्ट्रिक पावर। बेटा इलेक्ट्रिक पावर मैंने बोला भी था मस्ट बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस यार, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कॉस्टिंग के अंदर भी आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैन नॉट बी फाइनेंशियल एक्सपेंस नो यार। ओके, तो इसलिए वो सब चीजों के बारे में बात नहीं करने का अभी। ठीक है, सुनो, अभी मेरे को जरा बोलो, सिर्फ इतनी चीजों के साथ वैसे भी तेरा रिको टैली मेरे को बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिको के अंदर ना बेटा तेरे 3 डिफरेंसेस तो आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था कल, मेरे को बोलो कौन से 3 डिफरेंसेस आएंगे? अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो मेरे को बोलो स्टॉक के फर्क आ गए। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो वो भी आ गया। अच्छा, हम लोगों ने तो एक और चीज 200 रुपए वाला भी घुसाई दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा हेड अभी तक बाकी है। मेरे को बोलो कौन सा? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। अभी मेरे सपने के अंदर भी नहीं आएगा कि वो क्या होएगा, लेकिन अभी अगर टैली नहीं हो रहा तो वो वाला फर्क वही होएगा ना फिर। तो अभी मेरे को पहले जरा बोलो, ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस साइड पे फर्क आता है? क्रेडिट साइड, तो यहां पे डाल देना 20,700। मेरे को बोलो अभी 20,700 के अगेंस्ट ना मेरे को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन लिखने का है। एक तो पीछे वाला कोई भी क्वेश्चन देख ही सकते हो, वरना मेरे को बोल देना दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तुमको देखो एक और चीज, अगर मैं बोलेगा समझा तो लिखना, वरना मत लिखना। ये जो 20,700 है ना, ऑनेस्टली दिस विल बी नेट अंडर एब्जॉर्प्शन। तुमको नेट वर्ड समझा? शायद ऐसा हो सकता है कि किसी का अंडर हो, किसी का ओवर हो, ऐसा हो सकता है। दिस मस्ट बी द नेट फिगर नो ऑफ देम। अगर सभी का अंडर था तो ये उसका फिर टोटल होगा। मैं मर जाएगा। तुमको समझा जो मैं बोला? ठीक है, तो यहां पे ना वर्ड लिख देना नेट ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग। सॉरी,
बेटा बहुत सारे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, फैक्ट्री, एडमिन और एसएनडी का। मेरे पास इंडिविजुअल फिगर्स नहीं है, ये सबका फाइनल फिगर होएगा। मैं अलग अलग नंबर्स तो किधर से लाऊं ना। अगर तेरा पीछे वाला तो कोई भी क्वेश्चन वो देखेगी, अगर एक का अंडर एब्जॉर्प्शन है, एक का ओवर एब्जॉर्प्शन वगैरह है, व्हाट आई हैव इज द फाइनल नेट फिगर ऑफ देम। मैं अलग अलग फैक्ट्री, एडमिन और एसएनडी का नहीं लेकर आ सकता। मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह हर एक का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट तो नहीं है ना। हेलो, ओके, ठीक है। नोशनल रेंट हम लोग किधर भी इंक्लूड नहीं करता, बस एंड के अंदर हम लोग उसको एक एक्सपेंस के तौर पे दिखा देता है अलग से, और ये वाला अमाउंट और किधर भी नहीं आता। ठीक है, ये बस इंटर फर्म कंपैरिजन, अगर टू कंपनीज को कंपेयर करने का है, दैट टाइम सच काइंड ऑफ फिगर्स कम, वरना दीज फिगर्स आर नॉट इवन रिकॉर्डेड इन नॉर्मल कॉस्टिंग। बट टुवर्ड्स द एंड इफ योर एम इज इंटर फर्म कंपैरिजन, तभी ये वाला चीज आ सकता है। ठीक है, चलो सुनो, यहां पे मैंने ना वही वाला चीज वो लिखा हुआ है, we cannot make a cost sheet in this problem as there is no data, so best we can do is make reconciliation directly. What is notional rent? Consider that you own a property which is fully depreciated. There is some other firm in the same industry which has taken factory on rent. For comparing the cost, we charge notional rent in costing. ठीक है, चलो सुनो, अपना एक आखिरी क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज रिवर्सल ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन। रिवर्सल बोले तो अभी तेरे पास कॉस्टिंग बुक्स होता था, फाइनेंशियल बुक्स होता था, तू क्या बनाता था? रिको। अभी इस क्वेश्चन के अंदर तेरे को रिको दिया रहेगा, तेरे को फाइनेंशियल बुक्स दिया रहेगा, तेरे को क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट शीट। बस अभी तुमको एडलेस का मेरे को पता चलेगा कि तुम लोग कैसा वो सोचता था, जो आज तक सोचता था करेक्ट था कि नहीं था, मेरे को थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ो। द फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ मां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सबको मम्मी याद आएगी। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 हैज बीन रिकंसाइल्ड एज बिलो। तो बेटा तेरे को ना रिको दे के रखा हुआ है। ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक डिफरेंसेस। देख स्टॉक डिफरेंसेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और एंड के अंदर एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 100 का है, तो कैन यू से दिस विल बी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन? नो, ठीक है। आगे फाइनेंशियल P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। रॉ मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, ओके। तुम लोग अभी एक काम जरा करो, ये जो चीजें हैं ना, प्रोडक्शन सैलरीज, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रीसिएशन, पावर, टेलीफोन रेट्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, बेटा ये तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये तो डायरेक्ट लेबर हो गया। कैन वी से यहां तक इन लोगों ने ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया हुआ है, तो कैन वी से रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के अलावा ऑनेस्टली जो भी एक्सपेंस होएगा वो बाय डिफॉल्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो एक काम जरा करो ना, इसका टोटल मार दो, ये सारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहां पे लिख भी लेना। चलो, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का मेरे को तुम लोग टोटल निकाल के दे दो। $239,370। यहां पे ना जस्ट मेंशन दैट टोटल 239,370। आगे क्रेडिट साइड पर एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फिगर है 8,10,000 जो तेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ रहा है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद वो 8,10,000 ऊपर से आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्रेडिट साइड पे सेल्स आ जाता है 11,03,500,
जीपी 2,98 जो है वो नीचे आया, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके बाद जरा देखना एडमिन एसएनडी, डिस्काउंट अलाउड, डिबेंचर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट। देखो अभी तुमको एक दो चीजें मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, ठीक है। कोई भी चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो यूजुअली सम मेंशन करता है। अगर मैं तुमको पिछले क्वेश्चन के बारे में वो बोलूं, यहां पे ना प्रोडक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स था तो इसलिए शायद मैंने बोल दिया था इलेक्ट्रिक पावर तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होएगा। इनफैक्ट अगर यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं होता, यहां पे अगर वैसा लिस्ट ही होता तो मैं बोलता है सब कुछ तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है, ठीक है। आगे अच्छा, सब लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना, सब लोग बोलना, देखो डिस्काउंट रिसीव 1600 इधर आया, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, लेकिन 1600 डिस्काउंट रिसीव तेरे रिको के अंदर भी आया, उसका मतलब कॉस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। इज दैट ऑल अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक सेकेंड, जो कॉस्टिंग के अंदर नहीं आएगा ना, मैंने अभी अभी गोला मार दी है, तुमको समझ में आ गया मैंने किन चीजों को गोला मारा? ठीक है, तो एक काम जरा करो, उन चीजों को ना फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तुम लोग काटा मार देना। ओके, तो तुम लोग काटा मार दो, तुम लोग काटा मार दो, तुम लोग काटा मार दो। डिस्काउंट अलाउड, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो फ्रॉम द अबव डेटा नेसेसरी अकाउंट्स एज दे विल अपीयर इन द कॉस्ट लेजर। तो तुमको ना अकाउंट्स बनाने का है। ओके, अब मेरे को इंस्टीट्यूट के ऊपर ना कभी कभी ऑनेस्टली बहुत गुस्सा आता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो लोग मेरे को अकाउंट्स पूछा, मैं बनाकर तो दे देगा, मैं तुमको अकाउंट्स ही सिखाएगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मर्जी अपनी वो होनी चाहिए ना। योर एम शुड बी टू बी फाइंडिंग आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट, नो करेक्ट? नो, अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट तुम लोग चाहे कॉस्ट शीट बना के दिखाओ, चाहे अकाउंट्स बना के दिखाओ, आंसर तो वही आएगा ना। तो इन लोगों को ना अपने पास ना, इन लोगों को जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, दे शुड बी राइटिंग द रिक्वायर्ड पार्ट लाइक दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट। तुमको जैसे निकालने का निकालो, मैं अकाउंट बनाऊं, कॉस्ट शीट बनाऊं, वो मेरी मर्जी वो होनी चाहिए ना, क्योंकि कॉस्ट शीट बनाने के लिए अपने को 10 मिनट जाएगा, अकाउंट्स बनाने के लिए एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाता है यार। मेरा आंसर सेम आएगा तो आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर उन लोगों ने क्या बोल दिया कि ना, यहां पर शो द नेसेसरी अकाउंट्स एज दे वुड अपीयर इन द कॉस्ट लेजर। ओके, कोई ऐसा बोल सकता है सर कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो रिको के अंदर है, तो वो लोग क्यों पूछेगा? बराबर है, बट दे कुड हैव टोल्ड दैट इंस्टेड ऑफ शो द अकाउंट्स, दे कुड हैव टोल्ड दैट शो ऑल द डिटेल्स ऑफ कॉस्टिंग। ओके, तो सारा का सारा जो डिटेल्स तुम्हारे अकाउंट के अंदर नजर आता है, वो सारा का सारा डिटेल्स तेरी कॉस्ट शीट के अंदर भी तो नजर आ ही सकता है ना। ओके, लेकिन अभी उन लोगों ने अकाउंट्स बोला है, तो अभी आई एम नॉट कंटिन्यूइंग, आई ट्राई टू बी मेकिंग द अकाउंट्स। ठीक है, अब कई चीजें मेरे को तुम लोग बोलना, मेरे को कॉस्टिंग अकाउंट्स बनाने के पहले मेरे को बोलो दिस क्वेश्चन इज ऑन इंटीग्रल के नॉन इंटीग्रल? नॉन इंटीग्रल। तुमको कैसे पता चल गया नॉन इंटीग्रल? बेटा रिको आया हुआ है, बेटा रिको तभी आता है व्हेन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स आर डिफरेंट। नो, ठीक है, तो क्वेश्चन नॉन इंटीग्रल का है। मेरे को बोलो नॉन इंटीग्रल के अंदर अगर मेरे को कॉस्टिंग बुक्स दिखाने का है, तो मेरे पास शुरू में एक ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। उस ट्रायल बैलेंस के ना कुछ और हो या ना हो, मिनिमम 4 चीजें तो होनी चाहिए। मेरे को बोलो कौन सी 4? SLC, WIP, फिनिश गुड्स एंड GLA। कैन बी से अगर मेरे पास SLC, WIP और फिनिश गुड्स हुआ तो GLA कैन बी अ बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो। ठीक है, तो मेरे को 3 ओपनिंग स्टॉक्स चाहिए। को बोलता है सर आपके पास 3 ओपनिंग स्टॉक्स तो हैं, लेकिन बेटा बहुत बड़ा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि तेरे पास तीनों ओपनिंग स्टॉक्स तो हैं, लेकिन ये तीनों ओपनिंग स्टॉक्स किसके हिसाब से हैं? फाइनेंशियल अकाउंट। तेरे को किसके हिसाब से चाहिए? कॉस्टिंग। एक मिनट, तो अभी तुमको समझा कि मेरा क्या प्लान होएगा दिमाग में? मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स का फिगर है, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो डिफरेंस है वो किधर बैठा होएगा? रिको के अंदर। तो मैं क्या करेगा, फाइनेंशियल के स्टॉक से चालू कर डालेगा, रिको का डिफरेंस लेगा, कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक्स लेकर आ जाएगा, फिर कॉस्टिंग का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनाएगा और उसके बाद चालू हो जाएगा। इज दैट ऑल ओके? तो आज के लिए सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं और कुछ नहीं। यू ऑल राइट डाउन, सिर्फ एक ही काम वो करने वाले हैं। आई वॉन्ट टू बी नोइंग योर माइंड सेट, बस, और कुछ भी नहीं है। तो लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 17।
स्टॉक्स और अमाउंट्स इन कॉस्टिंग। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बस एक सेकेंड के बाद बनाओ। ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, और एक यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओपनिंग स्टॉक के अंदर 3 हेड, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 3 हेड, रॉ मटेरियल, WIP और उसके बाद फिनिश गुड्स। एक सेकेंड के लिए वेट करना, फिर उसके बाद चालू करना। सुनो, मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का फिगर्स इधर लेगा, प्लस माइनस डिफरेंस करेगा, तो मेरे को कहां का फिगर्स मिल जाएगा? कॉस्ट का। तुम लोग ये वाला चीज जरा बनाओ। सुनो, फाइनेंशियल अकाउंट्स का ना मैं सारा 6 स्टॉक फिगर्स बस कॉपी करने लगा हूं, ठीक है? कॉपिंग एरर्स मत करना प्लीज। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 56,450, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 58,080, 58,060, WIP का ओपनिंग स्टॉक 18,620, क्लोजिंग स्टॉक 18,260, फिनिश गुड्स 142,350, 146,850। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन वी से फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो अमाउंट आता है बेटा वो एक्चुअल अमाउंट आता है। तो ये एक्चुअल अमाउंट ही तो था ना यार, 239,370। अच्छा, हर एक का डिफरेंस किधर ना किधर रिको के अंदर है। अभी प्लस माइनस थोड़ी देर के बाद सोचना, बस डिफरेंस डाल दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 700, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 750, ओपनिंग WIP 620, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 580, फैक्ट्री ओवरहेड्स 100, क्लोजिंग WIP 480, ओपनिंग फिनिश गुड्स 720। सुनो, जब मेरे पास ये 3 नंबर आ जाएंगे ना, तो मैं क्या करूंगा? देखो, दिस इज फाइनेंशियल P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। मेरे को बोलो ये वाला साल स्टार्ट कभी हुआ रहेगा? 1st April 2021। तो यहां पे जरा लिखना ओपनिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 1st April 2021, डेबिट क्रेडिट। चलो सुनो, तो यहां पे SLC आ जाएगा, यहां पे WIP आ जाएगा, यहां पे GLA, सॉरी उसके बाद फिनिश गुड्स आ जाएगा, उसके बाद GLA विल बी द बैलेंसिंग फिगर। सुनो, तुम लोगों ने रिको के ऑनेस्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए, ठीक है? चलो मैं तुम लोग को एक हिंट जो है वो दे देता हूं। मेरे को जरा बोलो, ये वाला रिको अकाउंट पहले जरा देखो अपने हिसाब से, और ना अपना सिंबल्स डालो, उसके बाद में बोलता हूं। टेक्स्ट बुक के अंदर ही सिंबल्स डालो, सोच समझ के सिंबल्स डालना। अपना फर्स्ट लेक्चर याद रखना। अच्छा, मेरे को बोलो तुम लोगों ने डेबिट साइड पे क्या सिंबल डाला बेटा? एक मिनट, तुम लोग को रियलाइज हुआ दैट अकाउंट इज गिवन इन अ उल्टा मैनर?
तो फिर तुम्हारा साइंस भी तो उल्टा हो ही जाएगा। इधर तूने फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखा है तो इस साइड पे ऑल दोज थिंग्स विल कम जिसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ता है या कॉस्टिंग कम हो जाता है। यहां पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स है तो दूसरी साइड पे यू रिकॉर्ड ऑल दोज रीजन जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ता है, फाइनेंशियल कम हो जाता है। चलो सुनो, अब मैं तुम लोग को बस एक ही चीज पूछ रहा हूं, सिर्फ एक चीज अभी के लिए, क्योंकि एक चीज करेक्ट होएगा अगला 5 चीज भी करेक्ट होएगा। तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए, हैव रिस्पेक्ट फॉर द चैप्टर। ये 700 रुपया इधर ऐड होएगा कि लेस होएगा टू अराइव एट कॉस्टिंग फिगर? आराम से सोच लो। सुन सुन, अभी 2 ही ऑप्शन होएगा बेटा, या ऐड होएगा या लेस होएगा। तुम लोग 1 मिनट तक सोचो और मैं 1 मिनट से भी पहले ना तुमको एक और चीज बोल देता हूं, देखो तुम लोग को शायद समझ में आ जाएगा व्हाट आई विल बी सेइंग नाउ। अगर तुम्हारा एक करेक्ट हुआ ना, तुम्हारा सब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज तुम्हारा ये वाला करेक्ट हुआ, कई लोग बोल रहे थे ऐड, तो चलो ठीक है, अगर तुम लोग बोलते हो ऐड, आई एम नॉट सेइंग ऐड इज अ करेक्ट आंसर, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, एक करेक्ट हुआ तो सब करेक्ट। क्यों? फिर मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो था ना वो ऐड हुआ, तो मतलब क्रेडिट साइड पे फिर जो भी क्लोजिंग स्टॉक होएगा उसके साथ उल्टा हो जाएगा। तुमको समझा? और डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड का उल्टा हो जाएगा। तो अगर एक करेक्ट होएगा तो सब करेक्ट, एक गलत होएगा तो सब गलत। फिर लेकिन अगर सब गलत भी होएगा ना, तुमको 20 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारा सम गलत है। तो बोलते सर कैसे पता चलेगा? क्योंकि एंड के अंदर कॉस्टिंग प्रॉफिट 84,450 आना चाहिए। तुमको समझा? अगर वो नहीं आता मतलब तूने उल्टा किया था। सो दैट इज वन चेक फॉर यू कि तुमको 20 मिनट के बाद पता चलेगा। ठीक है, 20 मिनट शायद एग्जाम्स के अंदर कभी आए ना, तो इसलिए योर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। सोचना डीपली, एक करेक्ट तो सब करेक्ट, एक गलत तो सब रॉन्ग। 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। चलो टाइम खत्म। सुनो, तुम लोग क्या करो, यहां पे ना एक ऐसा रिको अकाउंट बनाओ एक बार। क्रेडिट साइड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट है, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, फाइनेंशियल प्रॉफिट है। तो इधर फाइनेंशियल इंक्रीज है, कॉस्टिंग डिक्रीज है, इधर कॉस्टिंग इंक्रीज है, फाइनेंशियल डिक्रीज है। और वो 700 रुपया ऐसा दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उधर वो क्रेडिट साइड पे है। चलो लास्ट टाइम मेरे को बोलो, ऐड होएगा कि लेस होएगा? वी विल मीट टुमारो इन द लेक्चर। पूरी रात सोचो। बाय, टेक केयर।